नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल विद ओपन हार्ट। दिल से आप सबका स्वागत थर्मोडायनेमिक्स की अगली वीडियो के अंदर। पिछली वीडियोस के अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स की नीड क्या है, इसकी रियल लाइफ सिग्निफिकेंस क्या है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन सब को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। व्हाट इज़ इंडिकेटर डायग्राम, वर्क डन, बहुत सारा काम हम कर चुके, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी भी है। कुछ मंजिलें पाई हैं, आसमान अभी बाकी है। सो वो आसमान छूने के लिए, अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आज हम तैयार हैं। सो टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस द लॉज, जहाँ से कहानी की शुरुआत होती है और कहानी जिस कॉन्सेप्ट के साथ साथ चलती है वो हमें करना है कि बेसिकली लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात आज हम शुरू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट टॉक अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम एंड ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज हैं, इन लॉज के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। वैसे हम पिछली वीडियोस के अंदर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम, इनमें क्या डिस्टिंक्शन है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वो होता है जिसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो, थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो और एज वेल एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हो। लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम उसकी एक टाइप है जब हम टेम्परेचर की कांस्टेंट होने की बात करते हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर देखिए और पिछली वीडियोस को देखकर आप यहाँ ही अगर आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं सो यू कैन कंटिन्यू विद द सेम वीडियो टिल लास्ट। तो थैंक यू सो मच, नहीं बोलूँगी अभी। सो थर्मल इक्विलिब्रियम, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक बड़ी ख़ास बात यहाँ पर है कि ज़ीरोथ लॉ इससे पहले तो कभी ना देखा ना सुना, ये कहाँ से टर्म आ गई। हम लोगों ने न्यूटन के लॉज पढ़े हैं, 3 लॉज हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट से कहानी शुरू होती है, वी स्टार्ट फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स। हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। ये होल नंबर कहाँ से आ गया भैया बीच में लॉज की काउंटिंग के अंदर? हम लोगों ने कैप्लर के लॉज पढ़े, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। आप लोगों ने उसके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किरचॉफ के लॉज पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इसी तरीके से बातें चलती हैं। लेकिन ये ज़ीरोथ लॉ की कहानी कहाँ से आई? वाई वी कॉल इट ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? एक्चुअल में क्या था कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके थे, उसके बाद कहानी आई ज़ीरोथ लॉ की। लेकिन ज़ीरोथ लॉ को फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ इनसे पहले पढ़ना ज़रूरी था, तो उनसे ऊपर रखना था। अब 1, 2, 3, 4 इन सब से ऊपर किसको रखा जा सकता है? नन अदर देन ज़ीरो। सो इसलिए इसको ज़ीरोथ नेम दे दिया गया, क्योंकि आप लोग कह सकते हैं कि इस्टेब्लिश बाद में हुआ लेकिन पढ़ना पहले ज़रूरी है, इसीलिए हम पहले ही पढ़ेंगे, सीक्वेंस के अंदर ही इसको पढ़ेंगे। सो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। According to zeroth law of thermodynamics, if two systems are separately in equilibrium with the third system and they will definitely be in equilibrium with each other too. ये कहानी कही ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। हम लोगों को ये पता है कि द सिस्टम इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम डू नॉट चेंज एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इज़ कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। क्योंकि ज़ीरोथ लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता है और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स रिमेन सेम, कि जो सिस्टम है वो सराउंडिंग्स के साथ अपना टेम्परेचर जो है, अपनी हीट जो है वो एक्सचेंज करता है और उस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को अटेन कर लेता है, उसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। सो जो ज़ीरोथ लॉ है वो थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ डील करता है। यू जस्ट कंसीडर 2 सिस्टम्स। मैं फिर से कहूँगी कि जो मैं बोलती जा रही हूँ आप लोग उसको नोट करते जाइए। कंसीडर 2 सिस्टम्स A and B separated by adiabatic walls from each other। adiabatic मतलब इंसुलेशन, कि आपस में इनका किसी तरीके का कोई लिंक नहीं है। They are also connected to a third system C by diathermic walls। जो कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं उनको हम डाया मीन्स 2, थर्मिक मीन्स टेम्परेचर एक्सचेंज, की दोनों साइड से टेम्परेचर एक्सचेंज होने की कैपेबिलिटी हो। सो ये वाली जो वॉल है दिस इज़ डायाथर्मिक वॉल, ये भी डायाथर्मिक। लेकिन ये जो वॉल्स हैं ये एडियाबैटिक वॉल्स हैं या इंसुलेटिंग वॉल्स हैं कि कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती। सो let us suppose temperature of this A system is TA, temperature of this B system is TB and temperature of this C system is TC। TA, TB, TC। TB बीमारी नहीं है, यहाँ पे T इसके पैर में, इसको पायल पहनाई है मैंने, B की एंकलेट पहनाई है।
सो देखिए बेसिकली जो ज़ीरोथ लॉ है वो क्या बात करता है, मान लीजिए आप 3 फ्रेंड्स हैं, ए बी और सी, 3 फ्रेंड्स हैं और ये ए जो है ये सी का फ्रेंड है, ये बी जो है ये सी का भी फ्रेंड है, तो हम लोग कहेंगे कि ए और बी एक्चुअल में फ्रेंड्स हैं। सो दिस इज़ नॉट मैं कहूँ कि प्रैक्टिकली पॉसिबल कि वो दोनों फ्रेंड्स हो, बट ज़ीरोथ लॉ क्या कहता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल बिकम फ्रेंड्स, वो बन जाएंगे इस सी के थ्रू। सो एग्जैक्टली यहाँ पर भी है, वी हैव 3 सिस्टम्स ए बी एंड सी, तीनों के डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं सपोज, और बट क्योंकि जो सी है वो टेम्परेचर एक्सचेंज करके सराउंडिंग्स के साथ वो टी सी टेम्परेचर अटेन कर लेगा, बिकॉज इसकी वॉल्स कंडक्टिंग है। सो इसके जो इसके पार्टिकल्स हैं दे विल एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग्स एंड दे विल कम टू टेम्परेचर टी सी विच विल बी इक्वल टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। चलो हम सराउंडिंग्स की बात ना भी करें, अगर हम यहाँ से भी इंसुलेशन कर देंगे तो भी हमें इसके टेम्परेचर के साथ जो अपनी कहानी है उसको रिलेट करना है। सो जो ये ए है ये सी के साथ कंडक्टिंग वॉल्स के साथ अटैच्ड है, सो इसके पार्टिकल्स यहाँ से हीट एक्सचेंज करेंगे। सो अल्टीमेटली ए एंड सी विल कम इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर ऑफ ए विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। एग्जैक्टली सेम विल हैपन वाया दिस कंडक्टिंग वॉल, ये डायथर्मिक वॉल है, इस डायथर्मिक वॉल में से पार्टिकल्स ऑफ बी विल ऑल्सो एक्सचेंज हीट विद सी and they will also attain same equilibrium, TB is equal to TC. So by comparing these two equations we will get TA is equal to TB. तो यही ज़ीरोथ लॉ है कि अगर A और B C तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वो आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे, उनका आपस में भी सेम टेम्परेचर होगा। सो क्लियरली ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम एंड इट डिफाइंस टेम्परेचर। तो ज़ीरोथ लॉ एक्सप्लेन हो गया। एग्ज़ाम में कई बार आपको ये आ जाता है कि व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ज़ीरोथ लॉ, ज़ीरोथ लॉ का रोल क्या है। आप लोग थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके थे। सो बेसिकली इट गिव्स यू द न्यू डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। 2 बॉडीज इन थर्मल इक्विलिब्रियम मस्ट हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एंड दैट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज नेम्ड एज टेम्परेचर। Therefore, temperature is the property that determines a system whether a system is in thermal equilibrium or not with another system. तो टेम्परेचर किसी सिस्टम की वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताता है कि वो सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। क्योंकि अगर टेम्परेचर की वैल्यू मैच कर जाएगी तो थर्मल इक्विलिब्रियम है, और नहीं मैच करेगी देन देयर विल बी नो थर्मल इक्विलिब्रियम। तो कितनी आसान सी बात थी। सो आप लोग कह सकते हैं टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द असेंशियल क्वांटिटीज़ टू डिफाइन स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो टेम्परेचर एक असेंशियल क्वांटिटी है जस्ट लाइक प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमने पीछे बात करी प्रेशर की, वॉल्यूम की, इंडिकेटर डायग्राम में वर्क डन में प्रेशर आया, वॉल्यूम आया, लेकिन टेम्परेचर की बात नहीं हुई। सो ज़ीरोथ लॉ ने टेम्परेचर की बात करी, इसने कहा कि टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इज़ ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, ये भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ये भी किसी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करता है। सो ये कहानी हो गई ज़ीरोथ लॉ की, जिसमें ये कहा कि ए और सी आपस में हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, बी और सी आपस में हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ए और बी आपस में बिना हीट एक्सचेंज किए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। सो दिस इज़ ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं इसको किसी और तरीके से आपको समझाऊं कि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर सपोज़ एक लिक्विड है, एक प्यारा सा थोड़ा सा लिक्विड है, गर्मी है, सपोज़ कोल्ड ड्रिंक है अब मैं कोल्ड ड्रिंक को गर्म करूँगी कितना बुरा लगेगा आपको। सो पानी मानिए, तो मैंने इसको सपोज़ फर्नेस लिया या सपोज़ मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया, तो जो टेम्परेचर यहाँ पर होगा या फर्नेस का जो टेम्परेचर है, दिस लिक्विड विल अटेन द सेम टेम्परेचर एंड अलॉन्ग विद दिस कंटेनर टू, तो कंटेनर भी उसी टेम्परेचर पर आ जाएगा। सपोज़ ये क्या है, हमारा सिस्टम सी है, तो टी सी टेम्परेचर इसका हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ से एक कनेक्शन देकर एक दूसरा कंटेनर ले लिया और उसके अंदर भी एक लिक्विड है, एक दूसरा लिक्विड है। सो इसका टेम्परेचर क्या है, सपोज़ TB है। अब क्या होगा, मैं हीट तो इसको दे रही थी, मैंने टेम्परेचर तो TC इसका किया था, लेकिन यहाँ से इसको तो कोई हीट नहीं दे रही हूँ, बट क्योंकि यहाँ से कंडक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, आपस में हीट को एक्सचेंज करेंगे, हीट को एक्सचेंज करेंगे, दे विल अटेन सेम टेम्परेचर। और क्योंकि यहाँ से फर्नेस है, फर्नेस इसको हीट करके इसके टेम्परेचर को TC पर बैलेंस कर देती है बार बार, इसने हीट एक्सचेंज करके इसका टेम्परेचर बढ़ाया, फिर से बढ़ा, फिर से बढ़ा, और इक्वालिटी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली TB इक्वल टू TC हो जाएगा।
उसके बाद अगर मैं यहाँ से फिर से कनेक्शन दे के एक और कंटेनर कनेक्ट कर लूँ और उस कंटेनर में फिर से लिक्विड ले लूँ, सपोज़ वो कंटेनर ए है और उसका टेम्परेचर TA है, तो फिर से वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब TC TB के साथ तो इक्वल हो चुका है। अब TC इसके साथ इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, अब यहाँ से हीट एक्सचेंज होने की कोशिश होगी, तो अगेन दिस TA विल बी इक्वल टू TC। सो वे कंपेयर, अब A और B आपस में तो पूरी आइसोलेशन में है, आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी TA इक्वल टू TB होगा। दूर से भी एक दूसरे के फ्रेंड्स, आजकल तो सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सो उससे ये एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाएंगे। सो बेसिकली क्या है कि ये दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो सिस्टम्स आपस में आइसोलेशन में होते हुए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं वाया अ थर्ड सिस्टम। एक इंटरमीडिएट, एक बिचौलिया उनके बीच में आ गया है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। सो ये है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर जाने से पहले आई विल टॉक अबाउट फ्यू साइन कन्वेंशंस। हम लोगों ने कुछ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। वी हैव डिस्कस टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क डन। सो ऐसी चीज़ें हमने कर ली हैं। सो वी मस्ट नो अबाउट द साइन कन्वेंशंस विच वी आर गोइंग टू यूज़ थ्रू आउट इन द कोर्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है। ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड फॉर द वर्क डन, क्योंकि हमें पता है कि अगर इफ़ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, कि अगर गैस काम करती है, हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि आपने एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर के ऊपर छोटा सा प्यारा सा पिस्टन लगा दिया, गैस बाहर आना चाहती है, फैलना चाहती है। जब गैस फैलेगी, बाहर आएगी, एक्सपैंड होगी, तो अगर गैस एक्सपैंड होगी तो उसका फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से बढ़ जाएगा एंड वर्क डन विल बी पॉजिटिव। So if work is done by the system, then it will be taken positive, and if work is done on the system, मतलब हम बाहर से वर्क करेंगे तो गैस की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, कॉम्प्रेशन हो जाएगी, वर्क डन विल बी नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब आप पिस्टन को कॉम्प्रेस करेंगे, वॉल्यूम कम होगा तो V2 माइनस V1 विल बिकम नेगेटिव। सो P इंटू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू द वर्क डन, इट विल बिकम नेगेटिव। सो साइन कन्वेंशन के अंदर वी कैन से वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। सेकेंड बात हम करेंगे हीट की, क्योंकि वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी, ये तीन टर्म्स, ये तीन पहलवान ऐसे हैं जो कि फर्स्ट लॉ के अंदर आएंगे हमारे सामने, हमसे भिड़ने के लिए आएंगे। तो हमें पहले अपने शस्त्र हथियार तैयार रखने चाहिए कि भैया किसके साथ कैसे टैकल करना है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, हम पॉजिटिव लगा देंगे उसके आगे, चलो भागो सेटिस्फाई हो जाओ। ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, हम उसके आगे नेगेटिव लगा देंगे, चलो आप भी सेटिस्फाई हो जाओ। एग्जैक्टली सेम, इफ़ हीट इज़ गेन्ड बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम ने हीट को गेन किया है, देन दैट हीट गेन विल बी टेकन पॉजिटिव। यहाँ भी मैं एक बार इस तरीके से ये सिंबल लगा देती हूँ, जो हमें ये शो करता है कि वर्क डन और हीट ये पाथ फंक्शंस हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर बात करी थी, वर्क डन इज़ नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल, हीट इज़ नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल, इंटरनल एनर्जी इज़ परफेक्ट डिफरेंशियल। जो क्वांटिटीज़ परफेक्ट डिफरेंशियल होती हैं उनको हम स्टेट फंक्शंस बोलते हैं, कि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। लेकिन जो पाथ फंक्शंस हैं वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, उनके आगे हम D नहीं लिख सकते। सो Q और W के आगे हम D नहीं लिख सकते, ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है। दीज आर पाथ फंक्शंस विच आर पाथ डिपेंडेंट, हीट एंड वर्क डन। स्टेट फंक्शंस जो होते हैं, जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर। जैसे इंटरनल एनर्जी U से डिनोट करते हैं, वी कैन राइट इट DU, D लगा के। So heat is gained by the system is taken positive, heat lost by the system is taken negative। भैया गेन करेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, लूज करेगा तो कम होगी। सो हीट गेन बाय सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव एंड हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज टेकन नेगेटिव। उसके बाद इंटरनल एनर्जी, अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, इफ देयर इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, देन हम इसको लेते हैं पॉजिटिव। इफ देयर इज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज़ टेकन नेगेटिव। अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होती है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये कहानी हो गई साइन कन्वेंशंस की। लेट अस डिस्कस नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अंदर हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, इन सब की बातें हुई। वैसे जब हम कहते हैं कि थर्मोडाइनमिक्स की एवोल्यूशन हुई तो एक बंदे का काम नहीं था। हम लोग सैडी कार्नोट को याद करते हैं, डॉक्टर जूल, काउंट रमफोर्ड, ऑटो, सबको याद करते हैं। लेकिन ये कहानियाँ धीरे 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 आगे बढ़ी और इसके अंदर एक बंदे की नहीं, बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन थी। जैसे आप लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा होगा कि हीट को पहले एक फ्लूइड माना गया था, कैलोरिक नाम का एक फ्लूइड था कि भैया ये ट्रांसफ़र होता है तो टेम्परेचर जो है वो बैलेंस होने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे 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 हमें समझ आया कि दिस इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये कोई फ्लूइड नहीं है। सो उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का एवोल्यूशन हुआ। सो अब इनके अंदर आपस में रिलेशनशिप क्या है, वर्क के अंदर, हीट के अंदर, इंटरनल एनर्जी के अंदर, कि मतलब हम लोगों ने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटररिलेशनशिप्स। तो ये इंटररिलेशनशिप्स कहाँ से इस्टेब्लिश होनी शुरू हुई? बेसिकली कहाँ से? नन अदर देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू, मैं यही चेंज कर दूँगी, मैं भी आपकी तरह आलसी हूँ लिखने में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब भैया फर्स्ट लॉ भी कोई खाला जी का बाड़ा नहीं था, बड़े लोगों ने इस पर काम किया। बेसिकली फर्स्ट लॉ इज़ अनदर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हमने किसी सिस्टम को हीट दी, वो हीट कहाँ कहाँ जाकर यूटिलाइज हो रही है, किस किस फॉर्म के अंदर जा रही है, ऐसी बातें इस फर्स्ट लॉ के अंदर कही गई। सो बेसिकली मैं कहूँगी कि दो टाइप की स्टेटमेंट्स रहती हैं। सबसे पहला काम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस्टेब्लिश करने में किया काउंट रमफोर्ड एंड डॉक्टर जूल ने। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टास्क डन बाय काउंट रमफोर्ड एंड डॉक्टर जूल। इनकी जो स्टेटमेंट थी फर्स्ट लॉ की, सो पहले स्टेटमेंट गिवन बाय काउंट रमफोर्ड एंड डॉक्टर जूल, टू obtain definite amount of heat, definite amount of work has to be done, and when definite amount of work has to be done, then amount of heat is provided to the system। मतलब ये लोग क्या कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कि एक लिक्विड है, लिक्विड गेट्स हीटेड बाय चर्निंग, आप लोगों ने उसको रिड़का, ऐसे ऐसे लस्सी बनाते हैं, रिड़कते हैं तो वो गर्म हो जाता है। सो क्या है कि जो मैं कहूँ कि कंप्रेशन ऑफ गैस मेक्स इट हॉट, एक्सपेंशन मेक्स इट कूल। सो हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, जैसे इसको मैं यहाँ रख देती हूँ मार्कर को, ऐसे हम रबिंग करेंगे तो हमें पता है हीट प्रोड्यूस हो जाती है। सो हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग हैंड्स। और आप स्टोन को हैमरिंग करें, हैमरिंग बाय आयरन पीसेस, देन स्पार्क्स आर प्रोड्यूस्ड। सो क्या हो रहा है, बेसिकली हम वर्क करते हैं तो हीट जनरेट हो रही है इन ऑल द केसेस। सो बेसिकली मैकेनिकल वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस्ड। ये लॉ क्या कहता है कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क जब हम करते हैं तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है, और लेकिन जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो सिस्टम वर्क परफॉर्म कर सकता है। सो बेसिकली दिस लॉ, या काउंट रमफोर्ड एंड डॉक्टर जूल ने कहा मैकेनिकल वर्क डन इज़ पर, क्योंकि मैकेनिकल वर्क की थी ये जितनी सारी भी एग्जांपल्स मैंने ली, रबिंग ऑफ हैंड्स, हैमरिंग ऑफ स्टोन बाय आयरन पीसेस एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस, चर्निंग ऑफ लिक्विड। सो मैकेनिकल वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम। वर्क का सिंबल W होता है, हीट का सिंबल Q होता है, सो W इज़ प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा J, एक कांस्टेंट की बात है J। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, याद रखिएगा, मैं यहाँ साइड पर लिख देती हूँ, W इज़ इक्वल टू JQ, हमारी आपकी सबकी इक्वेशन नंबर 1 है। सो Q इज़ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन W अमाउंट ऑफ वर्क इज़ डन, या W आप मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। J इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड वी कॉल इट जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इट इज़ कॉल्ड जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये इतना भारी भरकम वर्ड कहाँ से लिख दिया भाई? इफ़ हीट इज़ मेजर्ड इन कैलोरीज एंड W इज़ इन जूल्स, देन दिस J इज़ इक्वल टू 4.186। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ा होगा, इट इज़ जूल पर कैलोरी, कि अगर हीट के यूनिट्स कैलोरीज हों और वर्क के यूनिट्स जूल हों तो J की वैल्यू 4.186 जूल पर कैलोरीज होती है। J ऐसे भी लिख सकते हैं आप, J कैल 4.186, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको 4.2 जूल्स पर कैलोरी भी लिख लेते हैं। बट व्हेन बोथ वर्क एंड हीट आर मेजर्ड इन सेम यूनिट्स,
तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। देन W इज इक्वल टू Q रहता है। सो बेसिकली J इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट, कि जब हीट और वर्क, जब J की वैल्यू 1 कब होती है, जो वर्क और हीट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन CGS सिस्टम मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 4.18 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स पर कैलोरी। जूल को आपने अर्ग में कन्वर्ट किया 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करके। सो दीज आर इस ये वैल्यू रहती है CGS सिस्टम में, और ये वैल्यू हमें पता रहती है SI सिस्टम के अंदर। सो व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम, देन सिस्टम कैन परफॉर्म अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क। सो ये कहानी किसने कही, डॉक्टर जूल और काउंट रमफर्ड ने, कि जितनी हीट आप सिस्टम को देंगे, आपने उतनी एनर्जी दे दी, सिस्टम उसको यूटिलाइज कर लेगा वर्क परफॉर्म करने में। जितना आप सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। मैं जितनी ज़ोर ज़ोर से हाथों को रगड़ूंगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितनी ज़ोर से रगड़ूंगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सो ये थी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इसके बाद इस स्टेटमेंट के अंदर क्लॉजियस को एक डाउट हुआ। क्लॉजियस ने कहा कि नहीं भैया, इसके अंदर काइनेटिक थ्योरी जो है उसका भी रोल आता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होती हैं उनका रोल जो है वो भी रहता है। तो अगली जो हम स्टेटमेंट करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट, वो करेंगे क्लॉजियस की। आप लोग यहाँ पर हेडिंग दे देंगे, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिवन बाय क्लॉजियस। सो मोर डिटेल्ड फॉर्म थी जो क्लॉजियस ने दी अकॉर्डिंग एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट फॉर्म। और आप लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर उन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज़ किया। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, एंड आप कह सकते हैं कि उसकी वजह से, जो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन है उसकी वजह से थर्मल चेंजेस आते हैं। टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो इंक्लूड करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्क और हीट के अंदर टेम्परेचर की, जैसे हम रबिंग करते हैं, हीट प्रोड्यूस, हम कहते हैं टेम्परेचर रेज हुआ। कितना टेम्परेचर रेज हुआ, टेम्परेचर की कोई बात यहाँ पर नहीं करेगी। सो मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम थर्मल मोशन, एंड रैंडम थर्मल मोशन इज अ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। आप ये कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। इन एन आइडियल गैस आप कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने इंटरनल एनर्जी को डिस्कस वहाँ पर किया है कि इंटरनल एनर्जी वैसे सारी एनर्जीज़ का सम होती है, लेकिन मेजॉरिटी में मैकेनिकल एनर्जी रह जाती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सो इन केस ऑफ आइडियल गैस अगर हम बात करें, आइडियल गैस के अंदर इंट्रैक्शन एनर्जी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। इंट्रैक्शन एनर्जी के ज़ीरो होते ही मैकेनिकल एनर्जी के अंदर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रह जाती है। सो जो इंटरनल एनर्जी होती है बेसिकली हमें पता है इट इज़ सम of kinetic energy and potential energy. But since ideal gas, in case of ideal gas there is no interaction between the molecules, and in the absence of force of interaction potential energy becomes zero. So kinetic energy जो होती है, internal energy आप कह सकते हैं कि it is also, अब ये ज़ीरो होगी तो काइनेटिक है, काइनेटिक में चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, सिस्टम की स्टेट चेंज होगी। सो जस्ट लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, क्लॉजियस का कहना था कि इंटरनल एनर्जी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो इसको भी यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए था, जो काउंट रमफर्ड और डॉक्टर जूल ने नहीं किया अपनी इक्वेशन के अंदर। जो ये हमारी इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ, इसको भी यहाँ लिख लेती हूँ, हम इसकी बात बाद में करेंगे। सो क्लॉजियस ने कहा कि इन इक्वेशंस को बदलने की ज़रूरत है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की टर्म भी आनी चाहिए। सो किस तरीके से उन्होंने इंक्लूड की वो अब हम देखते हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ पहले। सो पुराना मिटेगा, नया आएगा। डॉक्टर जूल के काम को अधूरा करार दिया गया क्लॉजियस द्वारा, और काउंट रमफर्ड ने डॉक्टर जूल का साथ दिया था। क्लॉजियस ने कहा नहीं भैया हम अपनी स्टेटमेंट देंगे। तो मैं यहाँ ऊपर दोबारा हेडिंग बना देती हूँ। सो वी आर गोइंग टू स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेटमेंट गिवन बाय क्लॉजियस। सो क्या स्टेटमेंट थी क्लॉजियस की? उन्होंने कहा कि वेन एवर वी गिव हीट टू अ सिस्टम, दैट हीट एब्जॉर्ब्ड
goes into two parts that changes internal energy of the system and performs work. So basically heat supply to the system performs two tasks. Number one, few part of this heat goes to change the internal energy of the system. Number two, few part is utilized in performing work. सो उन्होंने कहा कि जो हीट हम देते हैं उस हीट का कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है और कुछ पार्ट वर्क करता है. ऑल द मेजरमेंट्स आर डन इन सेम यूनिट्स. जब W और Q हमें पता है सेम यूनिट्स में हो जाते हैं तो J अपीयर नहीं होता. दैट इज़ वाई जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट डज नॉट अपीयर हेयर. So change of U is found to be same irrespective of how the change is brought. क्योंकि जो U है इसके अंदर जो चेंज आ रहा है इंटरनल एनर्जी में वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करता है. किस पाथ से आप जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता. इसीलिए मैंने इसको परफेक्ट या कंप्लीट डिफरेंशियल D लिखा है. ये दोनों पाथ फंक्शंस हैं इसलिए मैंने इनके साथ डेल्टा का सिंबल लगाया है. W एंड Q डिपेंड्स ऑन पाथ. दीज आर पाथ फंक्शन. सो दे आर नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल, दे आर पार्शियल डिफरेंशियल्स. और वर्क डन की एक्सप्रेशन हमने अपनी जस्ट पिछली वीडियो के अंदर करी है. हमें पता है इट इज़ PdV इफ वर्क इज परफॉर्म्ड एट कांस्टेंट प्रेशर. और ये वर्क डन हमें पता है किसके लिए होता है, फॉर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस. हमने जो पिछली वीडियो के अंदर किया था. लेकिन अगर सिस्टम जो है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है, फॉर इलास्टिक डिफॉर्मेशन यही जो वर्क डन है ये किसके इक्वल हो जाता है, स्ट्रेस इनटू चेंज इन वॉल्यूम. सो यहाँ पर आ जाता है स्ट्रेस, यहाँ पर आ जाता है बेसिकली फ्लूइड्स के लिए प्रेशर हो गया और वही बात सॉलिड्स के लिए स्ट्रेस हो गया. चेंज इन वॉल्यूम फॉर इलास्टिक डिफॉर्मेशंस. क्योंकि टेम्परेचर चेंज वगैरह, एनर्जी के अंदर चेंज, हीट वगैरह ये सब ज़रूरी नहीं है. गैसेस के अंदर ही हमें डिस्कस करनी है, सॉलिड्स के अंदर भी हम कर सकते हैं. फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें पता है दिस वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो वर्क डन की एक्सप्रेशन डिपेंडिंग ऑन कि हम किस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होती जाती है. Therefore, we can say that first law of thermodynamics deals with interconversion of heat into internal energy, work done, or I may say in various other forms of energy. For any cyclic process, equation 3 is reduced to equation number 1 and 2 because change in internal energy in case of a cyclic process is always 0. क्योंकि cyclic process में सिस्टम जिस स्टेट से चलता है घूम फिर के वापस वहीं आ जाता है. सो उसका टेम्परेचर सेम रहता है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी है सिस्टम का इन साइक्लिक प्रोसेस वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है. सो ये जो इक्वेशन रहेगी फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, डेल्टा Q du टोटल वर्क डन, इसको मैंने ज़ीरो कर दिया तो हमें पता है अगेन इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ये Q बन जाएगा, ये W बन जाएगा. सो दिस Q इज़ इक्वल टू W. यही हमने यही बात काउंट रमफर्ड और डॉक्टर जूल ने भी कही थी. तो क्लॉजियस ने कहा कि उनका काम गलत नहीं था, लेकिन दैट वाज अ स्पेशल केस. जब प्रोसेस साइक्लिक होता है तब W इज इक्वल टू Q रहता है. अदरवाइज हीट सप्लाइड इज परफॉर्मिंग टू टाइप्स ऑफ टास्क. इट इज़ इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बेसिकली इंटरनल एनर्जी, एंड फ्यू पार्ट ऑफ इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू परफॉर्म वर्क. So first law of thermodynamics applies to every process in nature and tells us how the energy is conserved in such systems. So इसके बाद ये इतना ही था बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. अब हमें इसकी कुछ डिस्कशन करनी है, हमें इसकी सिग्निफिकेंस करनी है, हमें कुछ कंडीशंस करनी है जो फॉलो होनी होंगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में. उसके बाद हम सिग्निफिकेंस करेंगे, फिर हम लिमिटेशंस करेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्यू कंडीशंस विच मस्ट बी फॉलोड व्हाइल स्टडिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. सो इसको इरेज कर देते हैं. अब हम इसको इरेज करके अपनी कंडीशंस, ये जो थर्ड इक्वेशन है हमारी, इस थर्ड इक्वेशन को भी हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि यही तीन इक्वेशंस हमें फर्स्ट लॉ ने दी हैं. सो नाउ कंडीशंस टू स्टडी और टू अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. सो फर्स्ट कंडीशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है Q, U and W, they have same units. Heat, internal energy and work done are measured in similar units. क्योंकि तीनों ही एनर्जी की फॉर्म्स हैं. सो तीनों के सिमिलर यूनिट्स होंगे. आप जूल में मेजर कीजिए तीनों को, कैलोरीज में मेजर कीजिए, अर्ग्स में मेजर कीजिए, बट यूनिट्स विल बी सेम. क्योंकि जब सेम यूनिट्स रहेंगे तो यहाँ पर जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट अपीयर नहीं होगा. हमें वो 4.2 का एक मैं कहूँ कि सप्लीमेंट जो है वो यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा. एंड सेकेंड बात, हमें साइन कन्वेंशंस का बहुत ध्यान रखना है जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी कि हीट एब्जॉर्ब्ड by the system is always taken
heat absorbed is always taken positive, heat released या heat loss is always taken negative. ऐसे ही work done by the system is taken positive and work done on the system is taken negative. And internal energy में जो increase है that is taken positive, internal energy decrease is taken negative. ये साइन कन्वेंशंस ध्यान रखनी होंगी. सो बेसिकली फर्स्ट लॉ गिव्स अस, इस इक्वेशन को मैं फिर से लिखूँ, डी यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. ये भी लिखा जाता है दिस इक्वेशन कैन गिव अस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ये भी हमें यहाँ से मिल जाता है. एंड फोर्थ वन इज़ कि जो डेल्टा डब्ल्यू है, बेसिकली ये जो बेसिक डेफिनेशन थी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने वहीं से लिया. आपको याद होगा, पिछली वीडियो आप लोग फिर से देख सकते हैं जाकर, जब हमने वर्क डन की एक्सप्रेशन को डिराइव किया था. एफ इज़ फोर्स, या आप कह सकते हैं इट इज़ ड्यू टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैग्नेटिक और एनी अदर टाइप ऑफ सोर्स. उसी के अकॉर्डिंग वर्क डन की एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी कि फोर्स किस टाइप की सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है. एंड द फिफ्थ कंडीशन जो रहेगी वो क्या रहेगी कि डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू ये हमें पता है हीट है और वर्क डन है. इनको हम डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं बाय एनी अदर प्रोसेस, बट इंटरनल एनर्जी को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता. दैट इज़ वाई दिस लॉ प्रोवाइड्स द ओनली वे टू मेजर चेंज इन इंटरनल एनर्जी. मैंने इसीलिए डी यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू लिखा था. और इट इज़ ऑब्वियसली एन इनडायरेक्ट वे कि इंटरनल एनर्जी को मेजर करने का, डायरेक्टली मेजर करने का हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है. दिस इज़ द ओनली वे जिसकी वजह से ये इक्वेशन जो है, दिस इज़ द ओनली वे जिसकी वजह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इनको आप चाहे कंडीशंस कहिए जो आपको माइंड में रखनी होती है फर्स्ट लॉ को इम्प्लीमेंट करते हुए, चाहे आप कंक्लूजन्स कहें, कैसे भी कहें, ये आपको माइंड में रखने होंगे. सो इसके बाद हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस. इधर ही लिख देती हूं मैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. सो नंबर वन, this law establishes an exact relationship between heat and work. It follows clearly from this law that is impossible to get work from any machine without giving equivalent amount of energy to it. जो कि हम सेकेंड लॉ के अंदर बात करेंगे कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं कि इस लॉ ने ये एक एग्जैक्ट रिलेशन दे दी कि वर्क और हीट भैया इस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड है. और इसने क्लियर कट ये बता दिया कि अगर आपको वर्क लेना है, वर्क परफॉर्म करवाना है किसी भी मशीन से, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी भैया. बिना एनर्जी दिए कोई काम नहीं करता. जैसे मोटिवेशन की बात मैं कर रही थी कि बिना मोटिवेशन के काम नहीं होता. सो ये हो गया फर्स्ट सिग्निफिकेंस. सेकंड हो गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कॉन्सेप्ट दिया था टेम्परेचर का, उसकी नई डेफिनेशन दी थी. सो दैट वाज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम. लेकिन जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी. जिस तरीके से जीरोथ लॉ ने टेम्परेचर को डिफाइन किया, उसी तरीके से फर्स्ट लॉ ने इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया. इट गेव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी. एक नई टर्म पिक्चर में आ गई, उस नई टर्म से हमें काम लेना है. सो ये हो गई सिग्निफिकेंस. इसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशंस कि अब ये यूज़ कहाँ नहीं होता. अगर इसकी लिमिटेशंस के बारे में पता होगा, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तभी तो सेकेंड लॉ का जन्म होगा. पुराना बूढ़ा होता है तो नया आता है. So limitations of first law of thermodynamics. Number one, it does not give us the information regarding the direction in which change will take place. कि अगर आप वाटर टू आइस जा रहे हैं या आइस टू वाटर आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ये बात हमें फर्स्ट लॉ ने नहीं बताई. फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड, इट डज नॉट टेल अस द क्वांटम ऑफ एनर्जी विच विल चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. की जो एनर्जी में चेंज आ रहा है वो इलास्टिक एनर्जी बदल रही है या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल रही है या केमिकल एनर्जी चेंज आ रहा है, ये हमें नहीं बताया जाता. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी एक्सचेंज हीट, फर्स्ट लॉ डज नॉट टेल अस इन विच डायरेक्शन द हीट विल फ्लो. इट टेल अस ओनली दैट हीट एनर्जी इज लॉस्ट बाय बॉडी एंड विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द अदर. इसने हमें सिर्फ इतना बताया कि एक ने हीट लूज़ करी, दूसरी ने हीट गेन करी. किस बॉडी से किस बॉडी में जा रही है, जैसे हॉट टू कोल्ड हम कहते हैं, या कोल्ड टू हॉट पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है. सो ऐसी बातें इस लॉ ने नहीं करी.
इट टेल, आप ये लोग कह सकते हैं कि ओनली एक्सपीरियंस कैन टेल अस दैट हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ही हीट जाती है। इस लॉ ने नहीं बताया था, ये हमें पता है। सो सेकेंड लॉ इसको आगे एक्सप्लेन करेगा। सो फिजिकल कॉन्सेप्ट टेम्परेचर टेल्स द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, लेकिन टेम्परेचर की बात इस लॉ ने कहाँ करी? हाँ, इंटरनल एनर्जी के अंदर इनडायरेक्ट फॉर्म में टेम्परेचर आया, बट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट टेम्परेचर की इस लॉ के अंदर नहीं है। सो आप ये बात कर सकते हैं। उसके बाद आप एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूँ कि जैसे एक बुलेट है, उस बुलेट को राइफल से फायर किया गया, तो आपको पता है कि वो बुलेट के अंदर हीट जनरेट हो जाती है, इट इज़ ग्रेटली हीटेड। सो कन्वर्जन ऑफ फ्यू ऑफ इट्स एनर्जी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। फ्यू किसके अंदर चला जाता है? हीट में। बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई हीटिंग अ बुलेट डज नॉट मूव इट बैक टू द राइफल, कि अगर मैं उस बुलेट को हीट कर दूँ तो वापस राइफल में क्यों नहीं जाती? मतलब अगर आप वर्क कर रहे हैं तो हीट आ रही है, ये तो हमें ये बता रहा है, लेकिन उतनी हीट देके वापस वही सेम अमाउंट ऑफ वर्क मुझे क्यों नहीं मिलता? ये मतलब जो रोल ऑफ फ्रिक्शन था वो इस लॉ के अंदर नहीं है। बेसिकली आप लोग एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम राइफल इट गेट्स ग्रेटली हीटेड अप बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्यू एनर्जी इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड फ्यू पार्ट गोज इन हीट। ठीक है, बट दिस लॉ डज नॉट एक्सप्लेन बट इफ दैट इफ वी हीट द बुलेट इट वाई इट डज नॉट गो बैक टू द राइफल, ये इसने नहीं बताया। दिस लॉ डज नॉट टेल हाउ मच हीट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू वर्क। मीन्स आप लोग ये कह सकते हैं कि इसने प्रपोर्शन नहीं बताया कि कितनी हीट वर्क में जा रही है और कितनी हीट इंटरनल एनर्जी में। हमें ये पता है कि टोटल है। अब जैसे मान लीजिए ये 10 है, तो ये 10 है, ये 2 + 8 भी 10 होता है, ये 4 + 6 भी 10 होता है, ये 5 + 5 भी। अगर ये है तो क्यों है, ये है तो क्यों है? कौन सा मैकेनिज़्म है जो इसको डिसाइड करेगा कि कितनी हीट होगी और कितनी इंटरनल एनर्जी? इसकी बात इस लॉ ने नहीं करी, जिसकी बातें आगे वाले लॉज करेंगे और हम आगे वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। सुनने के लिए, आपके पेशेंस के लिए थैंक यू। थैंक यू अगेन।